अब चेक कीजिए, ऑडियो क्लियर है क्या? वॉइस नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, यस। उल्टा डाल रहे हैं, सी प्लस में प्लस डाला करो, माइनस माइनस डाला करो। आज अपने बात कर रहे हैं ऑप्टिमम नंबर्स ऑफ रेन गेज स्टेशंस की, कि किसी कैचमेंट एरिया में कितने कम से कम रेन गेज स्टेशंस लगे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये, मान लीजिए कि किसी कैचमेंट एरिया में यहां पर अपने पास 4 रेन गेज स्टेशंस लगे हुए हैं। किसी कैचमेंट एरिया में क्या लगे हुए हैं? 4 रेन गेज स्टेशन लगे हुए हैं। अभिषेक, विजय सैनी, मनमोहन सिंह क्या कह रहा है? सर आपके कुछ पूछना था कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट और आरसीसी में अलग अलग सब में पढ़ाया जाता है कि नहीं? प्री स्ट्रेस आरसीसी में ही पढ़ाया जाता है, कंक्रीट में सिर्फ उसकी टाइप समझाए जाते हैं कि प्री कंक्रीट, पोस्ट स्ट्रेस कंक्रीट, बस। कंक्रीट का पार्ट ये नहीं है, ये आरसीसी का पार्ट है, प्री स्ट्रेस और पोस्ट स्ट्रेस कंक्रीट। यस। अब बात करें अपने, मान लीजिए कि किसी रेनगेज अपना कैचमेंट एरिया है जिसमें 4 रेनगेज स्टेशन लगे हुए हैं, X1, X2, X3 और X4। कितने रेनगेज स्टेशन इसमें वर्क कर रहे हैं अपने पास है? 4 रेनगेज स्टेशन इसमें लगे हुए हैं, X1, X2, X3, X4। और इन चारों रेनगेज स्टेशन के साथ साथ कुछ अपने पास यहां पर है गिवन एरर, वो मान लिया मैंने E है। क्या मैं इस E एरर को, E परसेंटेज ऑफ एरर को 0 कर सकता हूं क्या? कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसमें नंबर्स ऑफ रेनगेज स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर्स ऑफ रेनगेज स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे। मान लीजिए कि मैंने नंबर्स ऑफ रेनगेज स्टेशन जो है, समझो एक बार इस बात को, बाकी सब साइड में रखो। नंबर्स ऑफ रेनगेज मान लिया कि मैंने अनंत कर दिए, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्या उसके बाद ई की वैल्यू कभी भी 0 हो सकती है क्या? क्या पॉसिबल है क्या कि 100% एक्यूरेट में रेन मेजर कर सकूं? आप अपने घर के 100 गज के प्लॉट में भी 100 रेन गेज स्टेशन लगा दोगे, तब भी नहीं कह सकते कि एकदम एक्यूरेट मेजर हो रही है। अपने गांव में 1000 रेन गेज स्टेशन लगा दोगे, तब भी नहीं कह सकते हो कि आपने 100% एक्यूरेट मेजर कर लिया। इसका मतलब है यहां एरर को 0 करना पॉसिबल नहीं है, यहां एरर को 0 करना पॉसिबल नहीं है। एक्यूरेसी को 100% करना पॉसिबल नहीं है, एक्यूरेसी को 100% करना पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ एक्यूरेसी उसमें, एन एक्यूरेसी एरर उसमें हमेशा बनी ही रहेगी, कुछ ना कुछ एरर हमेशा उसमें क्या होगी? बनी रहेगी। वो एरर मान लीजिए गिवन एरर है, 4 रेनगेज स्टेशन के साथ वो एरर है, वो गिवन एरर है। इसमें मैं कहूं स्मॉल एन की वैल्यू तो कितनी होगी? 4। कितनी होगी इसमें? स्मॉल एन की वैल्यू, स्मॉल एन का मतलब गिवन रेनगेज स्टेशन, गिवन है नंबर्स ऑफ रेनगेज स्टेशन। अब इस स्मॉल एरर को मैं चाहता हूं किसमें कन्वर्ट करना? स्टैंडर्ड एरर में। भी एरर 0 तो नहीं कर सकते, पर एक फिक्स एरर की वैल्यू तो मुझे पता होनी चाहिए ना, ताकि मैं उसमें करेक्शन लगा सकूं। एक फिक्स एरर की वैल्यू तो मुझे पता होनी चाहिए ना, ताकि मैं उसमें क्या लगा सकूं? करेक्शन अप्लाई कर सकूं। अगर मुझे गिवन एरर अनसर्टेन है, पता ही नहीं है कि कितनी एरर है, गिवन एरर क्या है? अनसर्टेन है, मुझे पता ही नहीं है कि कितनी एरर है, तो मैं उसमें प्रॉपर करेक्शन भी नहीं लगा पाऊंगा, प्रॉपर करेक्शन भी नहीं लगा पाऊंगा। यदि मुझे ऐसा करना है गिवन एरर को स्टैंडर्ड एरर में, तो एन की वैल्यू को बढ़ाना होगा ना। इस गिवन एरर थी तो एन का मान ये था, जब मैं इसे स्टैंडर्ड एरर में लाना चाह रहा हूं तो एन का मान क्या होगा? दैट इज ऑप्टिमम नंबर्स ऑफ रेनगेज स्टेशन। कह सकता हूं गिवन एरर को स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट करने के लिए कितने रेनगेज स्टेशन चाहिए? दैट इज ऑप्टिमम नंबर्स ऑफ रेनगेज। 2 तरीके से मैं इसको पढ़ सकता हूं, या तो मैं पढ़ सकता हूं कि टोटल कितने चाहिए, या कह सकता हूं नए रिक्वायर्ड कितने हैं। 4 तो पहले ही लगे हुए हैं ना, ऐसा नहीं है कि इन चारों को पहले उखाड़ फेंक देंगे फिर सारे नए लगाएंगे। 4 तो पहले ही है, और कितने चाहिए, और कितने रेनगेज स्टेशन चाहिए? कि गिवन एरर को स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट करने के लिए कितने रेनगेज स्टेशन टोटल चाहिए? दैट इज ऑप्टिमम नंबर्स ऑफ रेनगेज स्टेशन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम नंबर्स ऑफ स्टेशन, और ये क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड एरर। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड एरर गिवन एरर से ज्यादा भी आ सकती है। ऐसा हमेशा नहीं है कि नंबर्स ऑफ रेनगेज स्टेशन बढ़ा दूंगा तब हमेशा ही मेरी एरर कम होती चली जाएगी।
मेरा टारगेट यहाँ एरर को कम करना या अधिक करना तो है ही नहीं। अपना टारगेट यहाँ एरर को कम या अधिक करना कोई टारगेट नहीं। अपना टारगेट है यहाँ एरर की एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करना, ताकि उस पर करेक्शन लग सके, धर्मेंद्र कुमार रिपीट करता हूं मैं कि ऑप्टिमम नंबर्स ऑफ रेन गेज स्टेशन है क्या। क्या अर्थ है इस स्टेटमेंट का, ऑप्टिमम नंबर्स ऑफ रेन गेज स्टेशन का। भी कोई भी कैचमेंट है उसमें कुछ रेन गेज स्टेशन लगे होंगे, नंबर्स ऑफ रेन गेज स्टेशन लगे होंगे, उनकी अपनी कुछ एरर होगी। उस एरर को स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल कितने नंबर्स ऑफ रेन गेज करने की जरूरत है, वही क्या कहलाएगा अपना करेक्शन। गिवन एरर सही नहीं है ना, पता ही नहीं है, अनसर्टेन है। मनमोहन सिंह, जो गिवन एरर अपने पास है वो अनसर्टेन है, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता कि उसकी वैल्यू है क्या। उस पर क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक वेरिएबल है, वो एक अंदाज है, वो एक अजम्पशंस है, वो एक माना हुआ है कि लमसम इतनी एरर इसमें है, लमसम इतनी एरर है। उस एरर को स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट करना है। अपने को स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। हर स्टेप में अपना एक ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है, और सारी स्टेप्स को कंबाइन कर दूं तो एसएससी मेंस का एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है। हर स्टेप में अपना एक ऑब्जेक्टिव है और सबको कंबाइन कर दूं तो क्या है, कन्वेंशनल है। तो स्टेप्स टू डिटरमाइन ऑप्टिमम नंबर्स ऑफ रेन गेज। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, स्टेप्स टू डिटरमाइन n के मान को डिटरमाइन करने की कुछ स्टेप्स मुझे यहां पर लेकर के चलनी पड़ेगी। स्टेप फर्स्ट की बात करूं तो इसमें अपने सबसे पहले काम करेंगे, सबसे पहला काम अपना ये रहेगा, डिटरमाइन एवरेज पीपीटी बाय गिवन स्टेशंस, गिवन रेन गेज स्टेशन। जो अपने पास रेन गेज स्टेशन गिवन है उनकी एवरेज वैल्यू को डिफाइन कर लो। सबसे पहले क्या कर लो, जो अपने पास स्टेशन गिवन है उन स्टेशंस की एवरेज वैल्यू को डिफाइन कर लो। क्लियर। तो एवरेज वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कल की पूरी क्लास उसी पे तो चली थी। तीन तरीके हैं अपने पास, एक है अर्थमेटिकल मीन मेथड, एक अपने पास है अर्थमेटिकल मीन मेथड्स। क्या था अर्थमेटिकल मीन, पी एवरेज इज इक्वल टू, जो एग्जाम्पल अपने माना है उस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, P1 P2 P3 P4 अपॉन 4, यही तो है। दूसरे नंबर पे मैं क्या लगा सकता हूं, थाइसन पॉलीगन मेथड। अरे ये तो कल पढ़े थे वही सारे मेथड्स है ना। थाइसन पॉलीगन क्या कहता है कि P एवरेज इज इक्वल टू P1 A1 अपॉन A, P2 A2 अपॉन A, P3 A3 अपॉन A, P4 A4 अपॉन A। यही तो बात है। अब लगाना दोनों में से कौन सा है भाई, दोनों में से कौन सा अप्लाई करना है, कारण क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद पता चलेगा। अगर डाटा मुझे थाइसन के मिल रहे हैं, थाइसन लगाऊंगा क्योंकि थाइसन एक्यूरेट है। डाटा थाइसन के नहीं मिल रहे, ओनली प्रिसिपिटेशन की वैल्यू मिल रही है, ओनली P1 P2 P3 P4 यही वैल्यूज मिल रही है, तब मैं थाइसन नहीं लगा सकता। तब मुझे लगाना पड़ेगा कौन सा, अर्थमेटिकल मीन मेथड। तब कौन सा लगाना पड़ेगा मुझे, अर्थमेटिकल मीन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर तीसरा जो मैं यूज कर सकता हूं, नंबर थर्ड जो है वो है अपने पास आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड्स की बात करूं तो इसमें P एवरेज डिफाइन करने का अपना एक अलग ही फॉर्मूला था, P नोट प्लस P1 बाई 2 ए नोट प्लस P1 प्लस P2 बाई 2 A1 प्लस P2 प्लस P3 बाई 2 A2।
प्लस P3 प्लस P4/2 A3 अपॉन कैपिटल A। यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं है, वही पुराना काम अपने कर रहे हैं जो कल किया था, वही काम अपने करते जा रहे हैं जो अपने कल किया था। पॉइंट नंबर आते हैं सेकंड पर, पॉइंट नंबर सेकंड पर कि किस तरह अपने दूसरी स्टेप क्या है। स्टेप नंबर सेकंड क्या है? डिटरमाइन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सिग्मा को कैलकुलेट करने का भी यहां एक फॉर्मूला अपने पास रहता है। सिग्मा इज इक्वल टू, ये लीजिए, जो भी पी एवरेज मुझे मिला है, सारी वैल्यू रूट में आएगी हमेशा, जो भी पी एवरेज मुझे मिला है उसमें से माइनस कर दो P1 और उसका स्क्वायर, प्लस जो भी पी एवरेज मिला है माइनस P2 का स्क्वायर, जो भी पी एवरेज मिला है माइनस P3 का स्क्वायर, जो भी पी एवरेज मुझे दिखाई दे रहा है माइनस P4 का स्क्वायर। ये P4 तक नहीं रुकेगा, Pn तक चलेगा। पर अपना जो एग्जाम्पल लिया गया है उसमें अपने 4 रेन गेज स्टेशन ही माने हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से नहीं हो जाए, इसलिए कितने रेन गेज स्टेशन अपने माने? 4 अपॉन n-1, अपॉन n-1। ये थी अपनी स्टैंडर्ड सेकंड स्टेप, डिटरमाइन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को डिफाइन करने की, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करने की। जब अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन हो जाए तब आएंगे अपने स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या है? डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला सीधा सीधा है सिग्मा अपॉन पी एवरेज मल्टीपल 100। जब इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो सीधा CV में दोनों वैल्यू देके पूछ सकता है, CV की वैल्यू देकर के आगे का क्वेश्चंस भी दे सकता है। स्मॉल n नंबर्स ऑफ गिवन रेन गेज स्टेशन, ये देखो स्मॉल n, ये रहा स्मॉल n, नंबर्स ऑफ गिवन रेन गेज स्टेशन, स्मॉल n नंबर्स ऑफ ए गिवन रेन गेज स्टेशन, कितने रेन गेज स्टेशन अपने को दिए गए हैं। ओके, स्टेप नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिटरमाइन ऑप्टिमम numbers of rain gauge station, determine optimum numbers of rain gauge station n CV upon e की पावर 2। CV तो यहां से कैलकुलेट कर लिया, e क्या है अपनी गिवन एरर, e इज इक्वल टू क्या थी? गिवन एरर इन परसेंटेज। सीधी परसेंटेज में पुट करने, जितने परसेंट है उतनी उतनी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। लाइक यहां गलती कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लाइक E इज 10%, देन पुट डायरेक्ट 10, नोट की 0.10, 0.10 पुट नहीं करना, डायरेक्ट क्या पुट करना है अपने को? 10 पुट करना है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 नंबर जो अपनी स्टेप है ये अपने को बताएगी
कि कितने रिकॉर्डिंग है और कितने नॉन रिकॉर्डिंग है। कितने यहां पर अपने को रिकॉर्डिंग लेने हैं, कितने यहां पर अपने को नॉन रिकॉर्डिंग लेने हैं। तो अपने को यह बताना है कि जो अपना n का मान निकला है, रिकॉर्डिंग रेन गेज स्टेशन एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 10%, और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज स्टेशन, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज स्टेशन लेस देन 90%, लेस देन 90%। ओके, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर में 6 की बात करूं तो 6 नंबर स्टेप क्या होगी। 6 नंबर स्टेप में अपने डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड एरर को, या रिक्वायर्ड न्यू रेन गेज स्टेशन इज इक्वल टू n माइनस n। टोटल n चाहिए, कैपिटल N, और स्मॉल n ऑलरेडी है। स्टेप 5 क्या नहीं समझ में आया, लिखा था सुदीप महेश्वरी जी, महेश्वरी बेटा आपने ये लिखा था कि कम से कम 10% स्टेशन कैसे होने चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जो भी अपना नंबर आएगा उसमें कम से कम 10% कितने होंगे, रिकॉर्डिंग। बाकी लेस देन 90% कौन से होंगे, नॉन रिकॉर्डिंग। बाकी लेस देन कौन से होंगे, 90% कौन से होंगे, नॉन रिकॉर्डिंग। टेक्निकल टीम को कॉल करो, सब लोग ब्लैक कर रहा है बार बार, क्या करें इसका। हाँ ठीक है, महेश्वरी क्लियर है। महेश्वरी मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। महेश्वरी पोस रेडियो क्या हो रखा है, वो जो होता जा रहा है, रुक रहा है, 1 मिनट लेट कर रहा है, वो चल जाए, कोई टेंशन नहीं है, 1 आध सेकंड में चल जाएगा। महेश्वरी बेटा समझ में आएगा रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग का क्या कंसेप्ट है। मैंने लिखा था ना IMD और इंडियन स्टैंडर्ड, नहीं समझ में आया। अरे ये स्टेटमेंट एक जगह नोट किया नहीं था क्या, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एटलीस्ट 10% रेन गेज इज रिकॉर्डिंग रेन गेज। वही बात तो यहां नोट की है। अभी टोटल नंबर्स में से कितने रिकॉर्डिंग होंगे, कितने नॉन रिकॉर्डिंग होंगे। टोटल नंबर्स में से कितने रिकॉर्डिंग होंगे और कितने नॉन रिकॉर्डिंग होंगे। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 7 की। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में देखते हैं अपने कि स्टैंडर्ड एरर कितनी है। स्टैंडर्ड एरर कितनी है, ES से डिनोट कर देते हैं। ES इज इक्वल टू CV अपॉन रूट n। इस फॉर्मूले से मिल जाएगी स्टैंडर्ड एरर, CV अपॉन रूट n। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। हाँ, अब मैं सारी स्टेप्स को 1 बाय 1 एक बार रिवाइज करता हूं। 1 2 1 नंबर पे तो अपने स्टेप में स्लाइड में ये देखा था कि क्या होता है ऑप्टिमम नंबर। ऑप्टिमम नंबर होता क्या है कि गिवन एरर को स्टैंडर्ड एरर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल कितने रेन गेज चाहिए, न्यू कितनी चाहिए। टोटल चाहिए ऑप्टिमम, और न्यू जो हो जाएगा ऑप्टिमम माइनस ए गिवन, ऑप्टिमम माइनस ए गिवन। सेकंड नंबर पे सबसे पहला काम अपने इसके लिए करते हैं, जो भी स्टेशन अपने को दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 10 जितने भी स्टेशन अपने को गिवन है, उन सारे स्टेशन को मिला करके एवरेज प्रेसिपिटेशन, एवरेज रेनफॉल का मान डिफाइन कर दिया। स्टेप नंबर 2 में अपने क्या करते हैं, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एक फिक्स फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। एक फिक्स फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होते ही नेक्स्ट स्टेप में डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काउंट कर लिया जाता है। क्या काउंट कर लिया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसका भी फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन पी एवरेज मल्टीपल 100। फिर ऑप्टिमम नंबर का फॉर्मूला से ऑप्टिमम कैलकुलेट कर लिया। ऑप्टिमम में से कम 10% रिकॉर्डिंग कर दिए, बाकी क्या कर दिए, नॉन रिकॉर्डिंग। अब तो ऑप्टिमम है कैपिटल N पहले से स्मॉल n, नए कितने चाहिए मुझे, कैपिटल N माइनस स्मॉल n।
अरे सारे कैपिटल नए थोड़े लगाए, कुछ पुराने पड़े वो उखाड़ के थोड़ी फेंकेंगे शिवराज, नहीं फेंकेंगे ना उनको। 4 तो पहले से ही है, 10 सही है तो 6 नए लगाएंगे ना। 4 तो पहले से ही है, मुझे 10 चाहिए तो नंबर्स ऑफ 6 रेनगेज स्टेशन ही नए लगेंगे ना। नंबर्स ऑफ 6 रेनगेज स्टेशन क्या होंगे, नहीं लगेंगे। एन क्या है, वाह शिवराज ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। हेडलाइन पढ़ो, एन क्या है, हेडिंग पढ़ो इसकी सबसे पहले शिवराज, हेडिंग पढ़ो। ऑप्टिमम नंबर्स ऑफ रेनगेज स्टेशन इज कैपिटल एन। शिवराज बेटा साथ में चेट मत करो किसी से, चीटिंग का चेट कर रहे होगे तो बीच में ध्यान उधर रहता है ना आपका, फिर कंसंट्रेशन क्लास में नहीं बन पाता है। हाँ लिख नहीं पा रहे, नोट नहीं कर पा रहे, वो नोट कर दीजिए 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट। ये अपनी सारी स्टेप्स कंप्लीट भी हो गई है, कल के स्क्रीनशॉट नंबर भी मुझे बता दीजिए। ये कौन सा नाश्ते का टाइम है, अभी 12 बज गए हैं, खाना गटक रहे होंगे। 94 94 को नोट करो एक बार। ऑल नोटेड करना, आपने नोट कर लिया है, बाकी लोगों को करने दो। सेकंड नंबर स्लाइड। वैसे मैंने इतना धीरे धीरे नोट किया, साथ साथ नोट कर सकते थे पर क्या करें, कोई बात नहीं। सेकंड नंबर नोट हो जाए तो नेक्स्ट के बारे में बता देना मुझे। सेकंड नोट होते ही नेक्स्ट स्लाइड कह देना। इस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ऑल नोटेड, डन डन डन। थर्ड नंबर स्लाइड की तरफ बढ़ जाएं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर थर्ड। स्लाइड नंबर थर्ड। सर हाइड्रोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीपीटी, नहीं बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीपीटी से नहीं आते हैं, हाइड्रोग्राफ वाले चैप्टर से आते हैं, रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ से। नेक्स्ट 4 नंबर स्लाइड में सीवी और एन के फॉर्मूले हैं, सीवी और एन के फॉर्मूले हैं। नहीं करना 100 से मल्टीप्लाई 4 नंबर स्टेप में बेटा। कुलदीप कुमार नहीं करना है, नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, कल की आधी क्लास लगेगी चैप्टर और होने में। हाँ डायरेक्ट 10 ई का मान सीधी जो परसेंटेज वैल्यू पुट करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे जब और अच्छे समझ में आ जाएगी ये बात। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड नंबर 5 नंबर, सॉरी लास्ट नहीं एक और है अभी, 5 नंबर स्लाइड। अर्पित शर्मा, पंडित जी खत्म नहीं करना है चैप्टर को, पूरा पढ़ना है। टारगेट सिलेबस को एंड करना तो है ही नहीं ना। चलो भाई क्वेश्चन नोट करो, इन्हें साथ साथ सब लोग नोट करते जाओ, मैं धीरे धीरे नोट करूंगा बिल्कुल। शिवराज नहीं पता कब तक होगा, चलता रहेगा बस, जो टॉपिक हो गया उसमें कुछ नहीं छूटेगा। इन ए कैचमेंट टोटल नंबर्स ऑफ रेन गेज स्टेशन आर
6। एक कैचमेंट है जिसमें 6 नंबर्स ऑफ रेन गेज स्टेशन लगे हुए हैं। दैट्स पीपीटी वैल्यू गिवन बिलो। उनकी प्रिसिपिटेशन वैल्यू अपने को इस प्रकार दे दी है। एक साइड में रखा स्टेशन को, एक साइड में रखा आपने किसको, पीपीटी को। 1 नंबर स्टेशन, 2 नंबर स्टेशन, 3 नंबर स्टेशन, 4 नंबर स्टेशन, 5 नंबर स्टेशन और 6 नंबर स्टेशन। पहले स्टेशन की प्रिसिपिटेशन वैल्यू सबकी सेंटीमीटर में है। पहले की है 82.6, दूसरे की है 102.9, तीसरे की है 180.36 और चौथे की है 180.36, लास्ट है 98.8 और सबसे लास्ट का जो स्टेशन है वो है 136.7 सेंटीमीटर। इतनी इनसे प्राप्त होने वाली प्रेसिपिटेशन वैल्यू है। पूछा क्या है, डिटरमाइन स्टैंडर्ड एरर एंड ऑप्टिमम numbers of rain gauge station if given error is 10%। if given error is 10%। अच्छे से पूरे क्वेश्चन को नोट कर लो, टाइम लगे तो लग जाए, 2 मिनट का कोई प्रॉब्लम है। अच्छे से पूरे क्वेश्चन को नोट करो एक बार। क्या है क्वेश्चन में, इन ए कैचमेंट टोटल नंबर्स ऑफ रेन गेज स्टेशन आर 6। एक कैचमेंट है जिसमें 6 रेन गेज स्टेशन है। सबकी रेनफॉल वैल्यू नीचे चार्ट में दी हुई है। 1 नंबर की है 82.6 सेंटीमीटर, 2 नंबर की है 102.9 सेंटीमीटर, 3 नंबर स्टेशन और 4 नंबर स्टेशन की सेम है 180.36, 5 नंबर स्टेशन 98.8 सेंटीमीटर और 6 नंबर जो लास्ट स्टेशन है 136.7 सेंटीमीटर। क्या डिटरमाइन करना है अपने को, स्टैंडर्ड एरर ES, ऑप्टिमम नंबर्स ऑफ रेन गेज कैपिटल N, और जो अपने को एरर है, गिवन एरर है वो कितनी है, 10% है। गिवन एरर कितनी है इसमें अपने को, 10%। स्टेप टू स्टेप सोल्व करते जाएंगे, हो जाएगा। शिव कुमार, तुम्हारे पास इतना वीडियो पॉज कैसे हो रहा है, रुक रहा है? बाकी जगह तो नहीं रुक रहा है, कहीं वीडियो पॉज नहीं हो रहा है। स्टेप टू स्टेप सोल्व करते जाइए। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप अपनी है कि एवरेज वैल्यू डिफाइन करना। कौन सा फॉर्मूला लगाएं तीनों में से, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं स्टेप नंबर फर्स्ट में भाई? स्टेप नंबर फर्स्ट में तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं? देखेंगे कि डाटा किस हिसाब से गिवन है। अपने पास ना तो आइसोहाइटल है, आइसोहाइटल नहीं है तो अपने इसमें क्या नहीं लगा सकते, आइसोहाइटल मेथड्स नहीं लगा सकते। आइसोहाइटल लाइन की प्रिसिपिटेशन डिटेल ही नहीं है अपने पास, एरिया भी नहीं है तो पॉलीगन भी नहीं लगा सकते। सिर्फ अपने पास क्या है, रेनफॉल वैल्यू है। इसका मतलब अपने मजबूर हैं कि सबसे कम एक्यूरेसी वाला मेथड से अर्थमेटिकल मीन ही लगाना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट में अपने कैलकुलेट करते हैं कि पी एवरेज कितना है। पी एवरेज जितने 6 के 6 स्टेशन है उन सब का सम डिवाइडेड बाय 6। पहला स्टेशन कहता है कि 82.6, 82.6, 102.9, 180.3, 180.3, 2 स्टेशन अपने पास और रह गए हैं 98.8 और 136.7। इन सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर दो। सबकी कैलकुलेशन सेम दिखनी चाहिए मुझे, सबकी कैलकुलेशन सेम दिखनी चाहिए। सिर्फ तुम्हारा मोबाइल की तरह कैलकुलेटर भी तुम्हारा ऐसा ही है। कहां से आया 118.6 शिव? अगेन कैलकुलेट करो। ये लोहार के मीणा जी अपनी नई गाथा गा रहे हैं 121.96, 121.95। अरे
6 डिजिट को जोड़ के 6 से डिवाइड करना है, उसमें अब सबके रिजल्ट अलग अलग मिल रहे हैं। मानना पड़ेगा आपकी कैलकुलेशन को भाई। अर्पित क्या है ये? अर्पित क्या है ये? वापस करो कैलकुलेट, जिनका 130 पॉइंट कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा वो सारे के सारे। 130.286 वापस करो। 130.286 130 ऋषिकेश 130। मैं बात शिव से कर रहा हूं, बात अर्पित से कर रहा हूं। 130। स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है भाई मुझे? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कैलकुलेट करना है मुझे? एक स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कैलकुलेट करना है। n माइनस 1 मीन्स 6 माइनस 1 5। अब इन सबको माइनस करना है मुझे। 130 माइनस या 130.28 माइनस 82.6 का स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन की तो आपसे उम्मीद ही नहीं कर रहा भाई। जब एवरेज वाली कैलकुलेशन गलत कैलकुलेट कर रहे हो तो इसकी तो उम्मीद ही नहीं कर रहा। छोड़ो, मैं खुद ही करूंगा। प्लस 130.28 माइनस 102.9। देखो आगे दो सेम डिजिट दिख रही है, तो एक को कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। एक को कैलकुलेट करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना। 130.28 माइनस 180.3 प्लस 130.28 माइनस 98.8 का स्क्वायर प्लस 130.28 माइनस 136.7 का स्क्वायर। करो इसे कैलकुलेट। वैल्यू ऑफ सिग्मा विल बी, बताओ 5 7 10 रिजल्ट अलग अलग कैलकुलेशन से अलग अलग कैलकुलेट करके डिफरेंट वैल्यू बताइए। क्योंकि सब अलग अलग कोडिंग में कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। कमलेश सिंह का रिजल्ट आ रहा है 42.59। कोई से चेंज कर रहा है या सब स्वीकार कर रहे हैं? 42.59। नेक्स्ट विजय सिंह मीणा, कमेंट्स की बजाय रिजल्ट बताते ज्यादा अच्छा रहता। मनमोहन सिंह 42.59। और कोई? एनीवन एल्स? शिवकेश, शिवराज मीणा, सुदीप महेश्वरी, अर्पित, $42.59 सबका सेम आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। इस बार तो थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी। केएलसी आपने कुछ हद तक सही चलाया। क्लियर? 42.59। स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या थी भाई? अपने को यहां से क्या कैलकुलेट करना? सीवी, सिग्मा अपॉन पी एवरेज मल्टीपल 100। सिग्मा था अपना कितना? 42.59। पी एवरेज है 130.286 मल्टीपल 100। वैल्यू ऑफ सीवी, वैल्यू ऑफ सीवी, वैल्यू ऑफ सीवी 32.69। 32.69। 32.69। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है भाई अपने को? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन n इज इक्वल टू क्या था? CV अपॉन E का स्क्वायर। CV है 32.69 अपॉन E है 10% का
स्क्वायर। नंबर्स ऑफ रेन गेज स्टेशन 10.68। 10.68 की बजाय 11 रेन गेज स्टेशन लगा दें, क्योंकि कम करेंगे तो ऑप्टिमम से वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपनी ऑप्टिमम वैल्यू से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए अपने कम करने की बजाय वैल्यू को बढ़ा देते हैं। वैल्यू कम करने की बजाय क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस ऑप्टिमम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है ना। एक लगा सकता हूं रिकॉर्डिंग, और दूसरा कौन सा हो सकता है, नॉन रिकॉर्डिंग। एक रिकॉर्डिंग और दूसरा नॉन रिकॉर्डिंग। कम से कम 10% होने चाहिए। इसका मतलब मुझे 2 रेन गेज स्टेशन क्या लगाने पड़ेंगे, रिकॉर्डिंग। कम से कम 10 होना ही चाहिए। एक लगा दिया तो 10% होगा नहीं, 8 पॉइंट कुछ परसेंट या 9% के आसपास रह जाएगा। 9% के आसपास रह जाएगा। कम से कम 10 होना ही चाहिए। 10 से ज्यादा कितना भी हो, चाहे पूरा 100% हो, कोई समस्या नहीं है। बाकी बचे हुए 9 रेन गेज स्टेशन क्या लगाएंगे अपने, या इस चीज का ऐसा भी लिख सकता हूं 2+ रेन गेज स्टेशन क्या लगाएंगे यहां पर, रिकॉर्डिंग। 2 या 2 से ज्यादा रेन गेज स्टेशन जो बच गए वो कौन से होंगे, अपने नॉन रिकॉर्डिंग स्टेशन होंगे। स्टेप नंबर 4 या स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 है अपनी स्टैंडर्ड एरर। स्टेप नंबर 5 इज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है CV/√n। CV की वैल्यू 32.59 थी ना, 32.69 सॉरी, तो CV की वैल्यू है 32.69 √6। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज ओके, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इज 33.34%। 33.34%। क्लियर। वापस देखो 1 बाय 1 स्लाइड सॉल्यूशन से। ये था अपना क्वेश्चन। (94), 95, 96, 97, 98, 99। यहां से स्क्रीनशॉट आपके बाकी थे। नोट करने का टाइम ही तो है ये। अर्पित बेटा, नोट करने का टाइम ही तो है। क्वेश्चन नोट होते ही नेक्स्ट बता देना मुझे। अर्पित का वेट करूंगा, वो नोट कर रहे हैं धीरे धीरे। अर्पित जब नोट हो जाए बता देना। सर फर्स्ट वाली स्लाइड कौन सी है भाई? कल वाली खोल लें स्लाइड। कैचमेंट एरिया से शुरू कर दें, या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ से देखें। लास्ट वाली स्लाइड, हाँ लास्ट तो आ जाएगी। लास्ट तो अपनी आनी है, वो तो सीक्वेंस चल रहा है, वैसे वैसे अपने आप ही आएगी। कहने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या करें मनोज, वीडियो रुक रहा है। स्टूडियो से तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। आपके वहां गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम है, मोस्टली सब लोग गांव में बैठे हैं ना। अब उसका किया क्या जाए। 100, कुछ नहीं किया आपने। सबसे पहला काम स्टेप फर्स्ट को फॉलो करते हुए एवरेज प्रेसिपिटेशन कर लिया है। तो गुरुग्राम है तो ग्राम ही ना, सुदीप है तो ग्राम ही ना। गुरुग्राम हुआ तो क्या हुआ? पटना में हो, कैसी है पटना की हालत कोरोना से? हंड्रेड। नेक्स्ट है 101। 100 नोट हो गया, कोई रह तो नहीं गया 100 नंबर स्लाइड में? आयुष श्रीवास्तव, ये सही है सर, प्रताप नगर ही है। 100 रह गया है तो 1 मिनट रुकिए। 100 नंबर आप 100 को नोट कीजिए जब तक मैं इसको कुछ सॉल्यूशन देखता हूं।
चंडीगढ़ में भी रुक रहा है तो अब तो इंडिया छोड़ना पड़ेगा भाई। लाहौर शिफ्ट हो जाओ। हंड्रेड अब तो हो गया होगा। 101 101 100 हो गया है तो 101। वन 102 कम से कम 10% रिकॉर्डिंग होना चाहिए, इसी बात को अपने पढ़ रहे हैं बार बार। क्लियर, कंटिन्यू करें। ये था अपना ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। 103 से अपने पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जिसको अपने नाम देंगे वाई अकर पीपीटी, क्यों होती है रेनफॉल। 10 कम से कम 10 होना चाहिए, ज्यादा कितना भी रख सकते हैं, एटलीस्ट 10 होना चाहिए। पूरा 100% रिकॉर्डिंग है तो और भी अच्छी बात है। अगर पूरा 100% यदि रिकॉर्डिंग है तो और भी अच्छी बात है, वो तो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा। 10 से कम किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। 10 से कम किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। 10 से अधिक हो सकता है, 10 से अधिक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से अधिक कभी भी हो सकता है। ये लीजिए जी 10 नंबर स्लाइड। 10 नंबर स्लाइड तो स्टार्ट कर रहे थे नया टॉपिक। 10 नंबर ऑल ओके। वाई अकर पीपीटी, देखते हैं कि किस किस तरह की पीपीटी है, उनके होने का रीजन क्या क्या है। इसको सीधा सीधा मैं टाइप्स ऑफ पीपीटी भी कह सकता हूं। टाइप्स ऑफ पीपीटी भी इसे कहा जा सकता है। कितनी तरह की पीपीटी यहां पर होती है। सबसे पहले अपने देखते हैं कॉन्वेक्टिव पीपीटी। 8 नंबर स्लाइड, ये पीछा नहीं छोड़ेगी भाई। एक सीधी सी बात समझने की कोशिश करो कुलदीप कुमार, कि
कम से कम 10% स्टेशन रिकॉर्डिंग होने चाहिए। कम से कम है 10%, ज्यादा से ज्यादा 100% भी हो सकते हैं। कम से कम है 10% होने चाहिए, ज्यादा कितने हो सकते हैं? पूरे 100%, 100% ही रिकॉर्डिंग हो सकते हैं। 10 से कम नहीं होने चाहिए। अब कम से कम 10 के लिए आप 11 में से कितने स्टेशन लगाओगे? कम से कम 10 के लिए 11 में से कितने स्टेशन लगाओगे? 1.1 आ रहा है आयुष श्रीवास्तव का। क्या आप 0.1 काट के लगा दें? एक स्टेशन लाएं, उसका 0.1 काट के अलग लगा दें और 0.9 काट के कहीं अलग लगा दें, काम करेगा वो? 1.1 आ रहा है, इसका मतलब 2 ही करेगा ना। 1.1 आएगा, इसका मतलब क्या करेंगे? 2 ही स्टेशन यहां पर लगाने होंगे ना कम से कम। 1 लगा दिया तो 1 से 10% से कम हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तुम उनको बताने की कोशिश कर रहे हो कि 10% का मान 1.1 आ रहा है, इसलिए 2 सिलेक्ट किया है हमने। अब बात करते हैं सेकेंडरी नए पार्ट पे आ जाइए जल्दी, इसको ही लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। वाई अक्कर पीपीटी, टाइप्स ऑफ पीपीटी, कितनी तरह की प्रिसिपिटेशन हो सकती है। कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए मैं 1% भी इस सब्जेक्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आप जानो, आपका काम जाने। दिक्कत आ रही है घर जाके फिर कैलकुलेट करो, घर जाकर के फिर कैलकुलेट करो। नेक्स्ट सबसे पहला है अपने पास कॉन्विक्टिव पीपीटी। यहां से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रीजन से पूछा जाता है। कौन सा रीजन है नेचर में जिसकी वजह से ये हो रही है, उस रीजन को पहले नोट करते हैं, फिर इस रीजन को समझ लेते हैं। रीजन है इसका ड्यू टू राइजिंग ऑफ एयर मास। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एयर मास ड्यू टू राइजिंग। कोई एयर मास राइज हुआ और उसमें टेम्परेचर डिफरेंस आया, तब भी हो सकती है, राइजिंग से भी हो सकती है। और एक मोस्टली जो होती है ऐसी रेनफॉल, मोस्टली अकर ऑन ग्राउंड सरफेस पे होती है। मोस्टली क्या होती है रेनफॉल ऐसी? ग्राउंड सरफेस पे होती है। ये या तो लाइट या फिर मॉडरेट रेनफॉल होगी, या तो लाइट रेनफॉल होगी या फिर कैसी होगी? मॉडरेट रेनफॉल होगी। या तो लाइट रेनफॉल होगी या फिर कैसी होगी? मॉडरेट रेनफॉल होगी। मैं एक नए टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बीच में अपनी कैलकुलेशन को ला रहे हैं। गलत है, सही है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बीके 5296, बीके 6296 ये नहीं जाने देंगे आगे भाई, कोई बात नहीं। वापस आओ, कहां है सिग्मा की वैल्यू? ये कह रहा है सिग्मा की वैल्यू 42.59 नहीं आकर के सिग्मा की वैल्यू आ रही है 43.87। पहले किसको करेक्ट करो कितनी आ रही है। कल से मैं केएलसी लेकर के आऊंगा, आप पे डिपेंड नहीं रहूंगा। बीके 5269 आप वापस कैलकुलेशन करो। आप श्योर ही नहीं हो तो कमेंट्स में कैसे डाल रहे हो? बाकी सब लोग गलत हैं। बीके 5269 5296390। मेजोरिटी छोड़िए, पहले उसको एक की बात करते हैं ना। फुल कॉन्फिडेंस से कमेंट्स कर रहे हैं कि सबकी कैलकुलेशन गलत है, ओनली मैं राइट हूं और वो राइट वैल्यू मेरी ये है। अगेन कैलकुलेट करो। बीके बीके 4296 कहां गए? ये क्लास के लिए डिस्टरबेंस होता है इस तरीके से चीजों का। अब इस क्वेश्चन का कोई डिस्कशन नहीं करेगा, ठीक है। बात कर रहे थे वाई अक्कर पीपीटी।
वाई अकर पीपीटी। इसी बात को, इसी टॉपिक को मैं जानता हूं टाइप्स ऑफ पीपीटी। पीपीटी के होने के जो रीजन है वो डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप की पीपीटी है। इसलिए इन दोनों टॉपिक को एक ही कहा जा सकता है। पहला टॉपिक अपने कहा कि पीपीटी होने का रीजन क्या है, और दूसरा टाइप्स ऑफ पीपीटी। अभी तक अपने रीजन को नोट किया है, अब अपने रीजन को समझते हैं। एक बार के लिए सब लोग पेन डाउन करके रीजन को समझने की कोशिश करो। माना कि यहां एक एयर मास है, यहां क्या है, एक एयर मास। उस एयर मास पर एक क्लाउड लोडेड है। उस एयर मास पर क्या है, एक क्लाउड लोडेड है। वो क्लाउड कितना बड़ा है, इस तरह क्लाउड लोडेड है इस एयर मास पर। अगर एयर मास के साथ क्लाउड नहीं है तो उस एयर मास का कोई अस्तित्व नहीं है, ध्यान रखना। उस पर क्लाउड नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई उसकी इमेज नहीं है। क्लाउड नहीं है, बिना क्लाउड के एयर मास हमेशा रन करते। क्लाउड होता क्या है, क्लाउड एक वाटर वेपर है, डेंस हुई वाटर वेपर है, जो 100% डेंस होने के बाद सारी एक साथ कलेक्ट होकर के एयर मास जहां ले जा रहा है वहां रन कर रही है। अब ये एयर मास इधर जाएगा, ये क्लाउड उसके साथ उधर ही चला जाएगा, क्लाउड उसके साथ उधर ही चला जाएगा। माना कि यहां एक प्रोसेस हुआ कॉन्विक्शन। कौन सा प्रोसेस हुआ यहां पर, अपने यहां नेचर में एक प्रोसेस हुआ कॉन्विक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको संवहनीकरण। राइट, अब देखिए क्या होता है कॉन्विक्शन, संवहनीकरण क्या होता है भी। नीचे का प्रेशर बढ़ा तो क्लाउड एयर मास क्या करेगा, ऊपर भागेगा। कन्विक्शन से क्या करेगा, एयर मास क्या करेगा, ऊपर बढ़ेगा, ऊपर भागेगा। मान लीजिए कि संवहनीकरण हुआ, कन्विक्शन हुआ और एयर मास ऊपर रन कर गया। एयर मास क्या कर गया, ऊपर रन कर गया। अब ये एयर मास जो है यहां आ चुका है, अब ये एयर मास यहां आ चुका है। एयर मास यहां आ गया तो अकेला तो एयर मास आएगा नहीं, उसके साथ कौन आ जाएगा, क्लाउड। अकेला तो एयर मास ऐसा कुछ करेगा नहीं, उसके साथ कौन आ जाएगा, जो अपना ये क्लाउड था वो क्लाउड इस एयर मास के साथ में आ जाएगा। यहां आ गया अब ये क्लाउड। तो क्लाउड था वो यहां आ गया। अब दोनों एयर मास में एक हाइट का डिफरेंस हुआ है। ये एयर मास इतनी हाइट पे चला गया, दोनों एयर मास के बीच एक हाइट का डिफरेंस हुआ। मैं दोनों को कंपेयर करूं तो देखो, ध्यान से सुन लो इसको, अर्थ बस इसका रीजन समझ में आ गया तो कहानी समझ में आ जाएगी। दोनों को कंपेयर करूं तो ऐसा कह सकता हूं क्या, नीचे वाला जो एयर मास है वो ऊपर वाले की कंपेयर में कैसा है, वार्म एयर मास। कैसा है, वार्म एयर मास। दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ रहा हूं, वैसे वार्म हो सकता है नहीं, कूल हो, लेकिन ऊपर वाले कंपेयर में कैसा होगा, वार्म ही होगा। क्लाउड इसके साथ ही रहेगा जहां भी जाएगा एयर मास। ऊपर वाला कैसा होगा, कूल एयर मास। क्योंकि अपने जानते हैं हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से वो एयर मास क्या हो गया है, अब वार्म एयर मास बन गया है। वार्म एयर मास जो था कूल एयर मास बन गया है। अब यदि बात करें अपने दोनों के बीच में डिफरेंस की कि वार्म और कूल में क्या डिफरेंस है। वार्म एयर मास की होती है हाई कैपेसिटी
for run वाटर वेपर। ये अधिक वाटर वेपर को अपने साथ रन करवा सकता है। ये अधिक वाटर वेपर को क्या कर सकता है? अपने साथ रन करवा सकता है। मतलब इसका क्लाउड जो है यहां पर बड़ा होगा, और बड़े क्लाउड को क्या करेगा? ये अपने साथ रन करवा सकता है। क्लियर? और जैसे ये कूल हुआ, लो कैपेसिटी फॉर रन वाटर वेपर। मान लीजिए कि 10,000 लीटर को रन करवा सकता था, ऊपर जाकर के 8,000 को रन करवाने लगा, तो जो डिफरेंस है, कैपेसिटी डिफरेंस, वो इतना है। कैपेसिटी डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? इतना कैपेसिटी डिफरेंस आ रहा है। ये वाली वैल्यू इतना आ रहा है इन दोनों के बीच में कैपेसिटी डिफरेंस। ये जो क्लाउड है ये वाला, ये दोनों में आ रहा है कैपेसिटी डिफरेंस। जितना कैपेसिटी डिफरेंस आएगा उतना ये अनबैलेंस होगा, उतना ये अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस होकर के ये कौन सी पीपीटी कर देगा? यहां पर कॉन्वेक्टिव पीपीटी। कॉन्वेक्टिव पीपीटी। वापस सुनो बेटा, माना कि एक एयर मास है, उस एयर मास के ऊपर एक क्लाउड लोड है। बोर्ड की तरफ देखते रहो, सुनते रहो। माना कि एक एयर मास है, एयर मास के ऊपर क्लाउड लोडेड है, तो एयर मास जहां जाएगा क्लाउड वहीं जाएगा। गलती से कन्वेक्शन संवहनीकरण हो गया है, नेचर में कन्वेक्शन एक्शन हो गया है, जिस वजह से एयर मास अपने ही जगह से ऊपर रन कर गया है। अपने पॉइंट पर क्या कर गया है? ऊपर रन कर गया है। ऊपर रन करते ही क्या होगा? एयर मास एक हाइट पर जाकर के रुक जाएगा। दोनों एयर मास में कंपेयर करते हैं। पहले ये वार्म एयर मास था, ऊपर जाकर के कैसा हो जाएगा? कूल एयर मास। नीचे वार्म एयर मास था, ऊपर जाके कैसा हो जाएगा? कूल एयर मास। अगर ये वार्म एयर मास है तो इसकी कूल के कंपेयर में क्या है? वाटर वेपर को अपने साथ रन करवाने की कैपेसिटी हाई है। अगर ये कूल हो गया तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कूल हो गया तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोनों के बीच में जो कैपेसिटी डिफरेंस आया है, इतना कैपेसिटी डिफरेंस आया है, उतना ऊपर वाला एयर मास कम क्लाउड को बैलेंस कर पाएगा ना। उतना ऊपर वाला एयर मास से कम क्लाउड को क्या कर पाएगा? बैलेंस कर पाएगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो वहां पर लेफ्ट कर देगा। किसकी फॉर्म में? कॉन्वेक्टिव पीपीटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लेफ्ट कर देगा? कॉन्वेक्टिव पीपीटी। इसी बात को तो मैंने बार बार नोट किया ना, ड्यू टू राइजिंग ऑफ एयर मास। यदि कोई एयर मास राइज कर जाए अपने पॉइंट पे, ड्यू टू राइजिंग ऑफ एयर मास, यदि कोई एयर मास अपने पॉइंट पे राइज कर जाए, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एयर मास ड्यू टू राइजिंग। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एयर मास से ड्यू टू राइजिंग। राइजिंग की वजह से कहीं पर एयर मास पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए। यहां पर जनरली क्या होती है? लाइट और मॉडरेट रेनफॉल होती है। मोस्टली ग्राउंड सरफेस पर ऐसा होता है। देखो, अगर कोई एयर मास अपना वार्म है, अगर कोई एयर मास अपना क्या है? वार्म है, तो ज्यादा वाटर वेपर को अपने साथ लेकर के चल सकता है। वो एयर मास कूल हो जाए तो कम वाटर वेपर को लेकर के चल सकता है। ज्यादा और कम के बीच में जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस की रेनफॉल यहां हो जाएगी। उसी डिफरेंस की रेनफॉल क्या हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी। क्लियर? वाटर वेपर को कम करवाने की कैपेसिटी इसकी हाई रहती है, इसकी क्या रहती है? लो रहती है। कितनी कम हुई उतनी रेनफॉल हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, आप कहते हो सर कन्वेक्शन तो होता है पर रेनफॉल नहीं होती। कन्वेक्शन तो होता है पर रेनफॉल नहीं होती है। क्लाउड इतना छोटा है कि दोनों ही बैलेंस कर सकते हैं। कैसे होगी रेनफॉल? क्लाउड इतना छोटा है कि नीचे वाला एयर मास भी बैलेंस कर सकता है, वो ऊपर जाके भी उसको बैलेंस कर सकता है। क्लाउड इतना छोटा है तो क्लाउड उसके साथ घूमता रहेगा, रेनफॉल नहीं होगी। क्लाउड उसके साथ घूमता रहेगा और रेनफॉल नहीं होगी। ऐसी रेनफॉल को अपने कहते हैं कॉन्वेक्टिव रेनफॉल। कैसी रेनफॉल कहते हैं? इस रेनफॉल को अपने क्या कहते हैं? कॉन्वेक्टिव रेनफॉल। एकदम क्लियर है ये बात सब लोगों को? दूसरी टाइप्स ऑफ रेनफॉल की तरफ बढ़ जाएं। दूसरी टाइप ऑफ रेनफॉल की तरफ बढ़ जाएं क्या? क्लियर? सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रेनफॉल थोड़ा सा इसका मॉडिफाइड टाइप है। वो क्या है? ओरोग्राफिक पीपीटी। रीजन की बात करें इसकी तो क्या होगा? रीजन की बात करें, ये आर है। कौन आर है भाई? ओरोग्राफिक।
कौन सी है? अरे हाँ, आर ही है स्पेलिंग में भाई, स्पेलिंग में ये आर ही है। ओरोग्राफिक, जब नाम बोल रहा हूं मैं ओरोग्राफिक तो आर ही होगा ना, पी कहां से हो जाएगा? आर ही होगा, पी कहां से हो जाएगा भाई? हरप्रीत बेटा समझ में आ गया ना? अब बात करता हूं ओरोग्राफिक रेनफॉल की। सबसे पहले इसके रीजन की, रीजन होगा ड्यू टू माउंटेन या फिजिकल बैरियर। राइजिंग ऑफ एयर मास ड्यू टू फिजिकल और माउंटेन बैरियर, फिजिकल और ए माउंटेन बैरियर। आगे कोई एयर मास के बीच में कोई फिजिकल या माउंटेन बैरियर आ जाए, फिजिकल या माउंटेन बैरियर आ जाए, तो ऐसे में वो राइज करेगा माउंटेन के साथ साथ, या माउंटेन के ऊपर जाके राइज कर जाएगा। उस वजह से जो रेनफॉल होगी वो कैसी होगी? अपनी ओरोग्राफिक रेनफॉल। दूसरा पॉइंट, इन इंडिया मोस्टली रेनफॉल occur due to orographic phenomena। ये लो जी, बड़ा दिक्कत है। क्लियर? इंडिया में मोस्टली जो रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक फिनोमिना से होती है। इट्स मोस्ट रीजन ऑफ डेजर्टिंग, डेजर्ट के बनने का मोस्ट रीजन है। डेजर्ट के बनने का क्या ये मोस्ट रीजन है? दुनिया के सारे डेजर्ट इसी तरह बने हुए हैं। अब इसको समझते हैं कैसे है ओरोग्राफिक। ये मान लीजिए कोई ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड पे चलते चलते कोई बड़ी सी पहाड़ी आ गई। एक पहाड़ी नहीं, ग्रुप ऑफ पहाड़ियां, ऐसे ग्रुप ऑफ सीरीज चल रही है। या फिर एक बार के लिए समझने के लिए मान लेते हैं एक ही पहाड़ी आ गई। ग्राउंड लेवल चल रहा था, एक ही बड़ी सी क्या आ गई इसके बीच में, एक माउंटेन आ गया, एक पहाड़ी आ गई। माउंटेन क्या करेगा? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये वाला पार्ट जो है ये बनेगा विंड वॉर्ड, ये क्या बनेगा? विंड वॉर्ड। और इसको कहते हैं रेनफॉल जोन भी कहते हैं। जिस साइड से एयर मास और मानसून आ रहा है, उधर से आ रहा है तो ये सेम चीज उधर हो जाएगी, उधर से आ रहा है तो सेम चीज उधर हो जाएगी। इसको दूसरे वाले को बोलते हैं लीवार्ड जोन। क्या बोलते हैं? लीवार्ड। या इसको बोलते हैं रेन डेफिशिएंसी जोन। लीवार्ड या फिर इसे क्या कहते हैं अपने? रेन डेफिशिएंसी जोन। अर्पित बेटा मैं फिनिश करूं उसके बाद देखना आप एक बार। अब जब इधर से कोई भी एयर मास आएगा तो यहां आकर के पहाड़ी पे राइज कर जाएगा एयर मास, उसके साथ क्लाउड रहेगा, या वो एयर मास पहाड़ी की वजह से वापस टर्न कर जाएगा, इधर से आ रहे एयर मास से टकरा जाएगा। दोनों ही केस में सारी रेनफॉल कहां होगी? रेनफॉल कहां होगी? रेनफॉल दोनों ही केस में जो होने वाली रेनफॉल है वो या तो विंड वार्ड में होगी या फिर हिली एरिया में होगी। या तो विंड वार्ड में होगी, हिली एरिया में। ये राइज करेगा, यहां मान लीजिए कि वार्म था, यहां कैसा हो जाएगा? कूल। कूल होकर के बरसात स्टार्ट कर देगा। दूसरी साइड धीरे धीरे डेजर्ट बनता चला जाएगा, अरावली पर्वतमाला। एक और खूब बरसात होती है, दूसरी ओर डेजर्ट है। दुनिया के सारे डेजर्ट ऐसे बने हुए हैं। जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं इंडिया में, सारी पर्वत श्रृंखला के एक और रेनफॉल होता है। किस ओर? जिस साइड से मानसून आता है, जिस साइड से मानसून
आता है उस साइड तो रेनफॉल होता है और दूसरी साइड हमेशा रेनफॉल की डेफिशिएंसी बनी रहती है। एयर मास, कैसा एयर मास? वार्म। वो कैसा एयर मास? कूल। वो कैसा एयर मास है? कूल। दो जोन बन गए हैं, किसकी वजह से? एक फिजिकल बैरियर की वजह से, एक माउंटेन की वजह से। ये एक आध माउंटेन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किधर न किधर घूम के दूसरी साइड कोई क्लाउड पहुंच जाएगा। ये अगर माउंटेन एक आध नहीं होकर के उसकी सीरीज है तब समस्या हो जाएगी। एक आध माउंटेन नहीं होकर के क्या है? पूरी सीरीज है। तब ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जनरेट कर देगा। हिमालय के एक साइड हुआ, रावली के एक साइड हुआ, मैदानी एरिया में ज्यादा डिस्टर्ब करता है। पहाड़ी एरिया में तो क्या होता है कि एक बार क्लाउड आ गया वो पहाड़ियों के बीच में घूमता रहता है, उस पूरे एरिया में रेनफॉल करता रहता है। इट्स ओके। ये था अपना दूसरे टाइप का प्रेसिपिटेशन जिसको अपने बोल रहे थे ओरोग्राफिक पीपीटी। क्या नाम दिया था इसे अपने? ओरोग्राफिक पीपीटी। नेक्स्ट है नंबर 3 पे फ्रंटल पीपीटी। हाँ, रेनफॉल बराबर पीपीटी। 11 नंबर स्लाइड, ये लो जी, ये रही 11 नंबर। तो 11 नंबर स्लाइड तो ये रही ना। लास्ट लाइन में क्या लिखा है? लास्ट लाइन यहाँ कहाँ, कौन सी लास्ट लाइन है? 11 नंबर स्लाइड में कौन सी लास्ट लाइन है मेरे भाई? 12 नंबर स्लाइड की बात करूं तो इसमें लिख सकता हूं इट्स मोस्टली रीजन फॉर डेजर्ट। मोस्ट रीजन फॉर डेजर्ट। डेजर्ट का मेन रीजन यही है। 13 है कि 11 पहले ही तो डिसाइड कर लो। 13 नंबर लास्ट में लिखा है रेनफॉल कहां होगी? या तो विंडवार्ड जोन में होगी या हिली एरिया में होगी। या तो विंडवार्ड में होगी या हिली एरिया में होगी। डन हो गया। ये लीजिए 11 नंबर के बाद 12 नंबर से स्टार्ट आउट था ओरोग्राफिक। फिजिकल बैरियर की वजह से एयर मास राइज कर रहा है तो ओरोग्राफिक कहेंगे। इंडिया में मोस्टली इसी से हो रहा है। डेजर्ट के बनने का रीजन भी यही है। 30 नंबर स्लाइड पे अपने इसके एक पार्ट को समझा था क्या है ये। नेक्स्ट नंबर 3 टाइप का रेनफॉल देखते हैं अपने। फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल दो तरह का फ्रंटल यहां देखने को मिलता है अपने को। दो तरह का फ्रंटल अपने को यहां पर देखने को मिलता है। एक वार्म फ्रंटल, एक कूल फ्रंटल। एक वार्म फ्रंटल, एक कूल फ्रंटल। विजय सिंह मीणा स्लाइड नंबर बोलो भाई। स्लाइड नंबर बोलो, ऐसे नहीं पता चलेगा। कितने नंबर स्लाइड की बात कर रहे हो विजय? नहीं बोलोगे। दो तरह का ये हो सकता है। एक हो सकता है वार्म फ्रंटल और दूसरा हो सकता है कूल फ्रंटल। एक वार्म फ्रंटल हो सकता है, एक कैसा हो सकता है अपने लिए? कूल फ्रंटल हो सकता है। सर वापस भी चले जाएंगे क्या? क्लाउड उसमें लग गया तो हाँ,
अगर एक बार डायरेक्शन वापस होगी तो वो क्या करेंगे, विंडवार्ड जोन में घूमते रहेंगे। सुधीर महेश्वरी, एक बार मान लीजिए यहां से क्लाउड घूम के वापस चले गए हैं ऊपर जाने की बजाय, तो विंडवार्ड जोन में घूमते रहेंगे, यहीं बरसात करते रहेंगे। यहीं बरसात करते करते जब क्लाउड का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, बरसात यहीं पर रुक जाएगी। हाँ, इसका रीजन तो बात कर रहे हैं ना, ये दो तरह का है, वार्म फ्रंटल और कूल फ्रंटल। इसका एक रीजन की बात करूं सीधे सीधे तो कैसा कह सकता हूं इसमें, ड्यू टू कोलैप्स ऑफ टू एयर मास। दो एयर मास यदि आपस में टकरा जाए, कोलैप्स ऑफ एयर मास इन इंक्लाइंड डायरेक्शन, दो एयर मास इंक्लाइंड डायरेक्शन से आ रहे हैं, आपस में टकरा जाएं तो इसमें कूल फ्रंटल और वार्म फ्रंटल बनता है। यहां जो कूल फ्रंटल है, कूल फ्रंटल गिव more PPT compared to वार्म फ्रंटल। वार्म फ्रंटल के कंपेयर में जो कूल फ्रंटल है वो अपने को अधिक प्रेसिपिटेशन देता है। उसके कंपेयर में बादलों का गरजना भी इसी का एग्जांपल है। जो अपने को बादल की गरजना सुनाई देती है, बादल गरजते हैं, वो इसी से सुनाई देता है। गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका मतलब वो कैसे हैं, वार्म फ्रंटल है। गरजते हैं वो बरसते हैं, इसका मतलब कैसा है, कूल फ्रंटल है। ज्यादातर अपने पास कूल फ्रंटल वार्म फ्रंटल बनता है। बादल गरजते ज्यादा है, बरसते कम है। कैसे बनते हैं वो देखते हैं लास्ट स्लाइड में। मान लीजिए कि एक एयर मास यहां है और इस एयर मास के ऊपर ये है एयर मास और ये है क्लाउड। एक एयर मास यहां है और इसके ऊपर बना हुआ है एक क्लाउड। इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। दोनों इनक्लाइन डायरेक्शन पे आए। एक कोई फिक्स प्लेटफॉर्म था, इस पर दोनों कोलैप्स कर गए, टकरा गए। क्या गए, टकरा गए। टकराएंगे तो क्या होगा, देखो जहां टकराएंगे, जहां कोलैप्स होगी वहां दोनों की वजह से रेनफॉल होगा। जहां कोलैप्स होगा वहां बोथ रेनफॉल होगा। बोथ रेनफॉल का मतलब वार्म भी होगा और कूल भी होगा, दोनों मिलकर के रेनफॉल करेंगे। टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। सुनते जाओ एक बार। ये हो रहा है वार्म टू कूल, इसको बोल देते हैं वार्म फ्रंटल। ये क्या हो रहा है, वार्म टू कूल। वार्म टू कूल हो रहा है तो इसको क्रॉस करने के बाद भी रेनफॉल के चांसेस इससे बने रहेंगे। एक बार तेज रेनफॉल होगी, फिर धीरे धीरे कम रेनफॉल चलती रहेगी। कई बार होता है ना, स्टार्टिंग टाइम में बादल गरजते हैं, बहुत तेजी से बरसात होती है, थोड़ी देर के बाद पता चलता है वो स्लो हो जाती है। क्योंकि तेजी से कब हुई थी, जब दोनों टकराए थे, दोनों के साथ एक साथ हो रही थी। फिर टकराने के बाद ये अपनी डायरेक्शन में आगे निकल गया और आगे बरसात करता जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये आएगा कूल टू वार्म। इसमें ओनली टकराने से बरसात होती। टकराने के बाद क्या होगा, ये वार्म होता जा रहा है, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है वाटर वेपर को वियर करने की, वाटर वेपर को साथ ले जाने की। आगे नहीं बरसेगा, तो इससे तो बरसात होगी पीपीटी ओनली ड्यू टू कोलैप्स। जो प्रिसिपिटेशन होना है वो ओनली कोलैप्स की वजह से होगा। इसमें कोलैप्स की वजह से भी हो रहा है और वार्म से कूल होने की वजह से भी हो रहा है। इसमें जो पीपीटी हो रही है उसके दोनों रीजन है, एक तो वार्म टू कूल से भी होगा और एक इसमें कोलैप्स से भी होगा। क्लियर। ऊपर वाला रेनफॉल करे तो कौन सा होगा, कूल फ्रंटल। नीचे वाला करे तो कौन सा होगा, वार्म फ्रंटल। नीचे वाला करे तो कौन सा होगा,
वार में फ्रंटल, इसको बोलते हैं फ्रंटल पीपीटी। क्या कहते हैं इसको? फ्रंटल पीपीटी। कई बार दोनों ही नहीं करते हैं। ये क्लाउड है, वारम में भी बैलेंस है और कूल में भी बैलेंस है, वो क्लाउड भी वारम में बैलेंस है, कूल में ही बैलेंस है, तब ये दोनों टकराएंगे, सिर्फ साउंड करके रह जाएंगे, सिर्फ बादलों की गर्जना होकर के रह जाएगी। रेनफॉल होगा तो बहुत कम टाइम के लिए थोड़ा सा रेनफॉल होगा, बहुत ही कम टाइम के लिए क्या होगा? बहुत ही थोड़ा सा रेनफॉल होगा। 15 स्लाइड कंप्लीट। इट्स टाइम टू स्क्रीनशॉट। शायद 101 भी हो गया था, 102 भी हो गया, 103 से स्क्रीनशॉट लेने हैं अपने को। हर 10 सेकंड के बाद मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। हाँ, सारी स्लाइड डिलीट करेंगे भाई, कोई स्लाइड नहीं रखेंगे। तो 103 हो गई है। अब नेक्स्ट है अपनी स्लाइड नंबर 104, 104, 104 नंबर स्लाइड पे आप आ जाइए। एक 105, वन 106 नंबर स्लाइड। अब जो भी बैक स्लाइड की डिमांड करेगा वो कुछ और काम साथ में लगा हुआ है, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, चैट कर रहा है, खाना खा रहा है, कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। सेवन, एट, एट नंबर। मूव फास्ट, जल्दी कर दीजिए। डन। अब कोई स्लाइड वापस नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सारी स्लाइड डिलीट करने जा रहा हूं। कोई स्लाइड है वापस से नहीं मिलेगी। नाइन नंबर पे आ जाइए डायरेक्ट। नंबर 4 टाइप था पीपीटी ड्यू टू पीपीटी ड्यू टू turbulence ascent, due to turbulence ascents। टर्बुलेंस एसेंट का मतलब क्या है? सीधा सीधा देखो, पहली बात तो ये करता हूं मैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो है विंटर रेनफॉल ऑन
विंटर रेनफॉल एट तमिलनाडु, विंटर रेनफॉल एंड तमिलनाडु। ये लीजिए LENC, टर्बुलेंस एसेंट। दूसरी बात करते हैं, ये है अपना कोई ग्राउंड लेवल जो जाकर के किसी ओशियन से टकरा रहा है। ओशियन में फिल है वाटर, वाटर फिल है। ऊपर है एक इसके एयर मास, एयर मास के साथ है क्लाउड, एक एयर मास है, एयर मास के साथ है क्लाउड। हाँ, तमिलनाडु स्टेट का लिखा है नाम। अब क्या हो रहा है यहां पर, एक चीज अपने को देखने को ये मिल रही है। एक चीज अपने को क्या देखने को मिल रही है, यहां ऊपर तो है एयर, नीचे है वाटर। जैसे ही एयर मास यहां आएगा, ये अपने क्लाउड के साथ, यहां एक डिफरेंस आ जाएगा इसमें। ऊपर तो रहेगी एयर ही और नीचे कौन आ जाएगा, सॉइल। यहां एयर और वाटर के बीच क्या लगेगा, लेस फ्रिक्शन। लेस फ्रिक्शन की वजह से इसकी रहेगी हाई स्पीड। जैसे ही सॉइल और एयर के बीच में आएगा, इनके बीच में हो जाएगा एक हाई फ्रिक्शन। हाई फ्रिक्शन होते ही स्पीड डिक्रीज, स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड डिक्रीज होगी तो पूरे क्लाउड को बैलेंस नहीं कर पाएगा और क्या स्टार्ट कर देगा, पीपीटी। क्या स्टार्ट कर देगा, डायरेक्टली इसमें से पीपीटी स्टार्ट कर देगा। जितना एक्स्ट्रा होगा उसे लेफ्ट कर देगा, जितना एक्स्ट्रा होगा उसे लेफ्ट कर देगा। दिस टाइप रेनफॉल या दिस टाइप पीपीटी occur on corner of oceans, समुद्र के किनारों पर होती है। इस तरह की पीपीटी में हमेशा ही मॉडरेट एंड हैवी रेनफॉल मिलता है, क्योंकि स्पीड एकदम से कम होती है। किनारे पर हैवी रेनफॉल, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मॉडरेट रेनफॉल होगा। वापस यहां से थोड़े से इस मैकेनिज्म को समझो, इसके टूल को समझो। क्या है कि जब वहां पर समुद्र के ऊपर कोई हवा चल रही थी क्लाउड को लेकर के, तो हवा और वाटर के बीच में कम फ्रिक्शन लग रहा था। फ्रिक्शन कम लगने की वजह से उसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। जैसे ही वो ग्राउंड पे आई, ये फ्रिक्शन सॉइल के साथ लगने लग गया, हाई फ्रिक्शन हो गया, स्पीड डिक्रीज हो गई है। फ्रिक्शन की वजह से भी डिक्रीज हुई है, दूसरा किस वजह से हुई है, स्पीड डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज फ्रिक्शन एंड बिल्डिंग। बहुत सारी बिल्डिंग है, उनसे भी टकराया, ये उनसे भी टकराया है। तो क्या हो गया, वो बिल्डिंग एक तरीके से माउंटेन का ही काम कर रही है। हाँ, कोस्टल रीजन में होता है इस तरह के, माउंटेन का काम कर रही है। दूसरी बात, स्पीड जो हो रही है वो कम हो रही है। स्पीड कम होने की वजह से उतना क्लाउड बैलेंस नहीं हो पा रहा जितना बड़ा क्लाउड होना चाहिए था। जो एक्स्ट्रा पार्ट है क्लाउड का, वो रेनफॉल की फॉर्म में रेनफॉल कर देगा। इसे बोलते हैं पीपीटी ड्यू टू टर्बुलेंस एसेंट। पीपीटी ड्यू टू टर्बुलेंस एसेंट। समुद्र से निकल के जैसे ही बॉम्बे में क्लाउड्स आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनके लिए माउंटेन का काम करती है। तो दूसरी बात है, ओशियंस पे कम फ्रिक्शन की वजह से हाई स्पीड होती है, बॉम्बे में पहुंचते ही लो स्पीड हो जाती है।
तुम्हारा रेनफॉल करना वो स्टार्ट कर देता है। जब तक वो कि क्लाउड को बैलेंस नहीं कर पाए, जब तक रेनफॉल चलता रहता है। बैलेंस करने के बाद बॉम्बे को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। इस तरह की पीपीटी को कहते हैं पीपीटी ड्यू टू टर्बुलेंस एसेंट। पीपीटी ड्यू टू टर्बुलेंस एसेंट। नेक्स्ट 110। अगली जो अपनी पीपीटी है वो है साइक्लोनिक पीपीटी। साइक्लोनिक पीपीटी। साइक्लोन कौन से रीजन में बनते हैं भाई? नॉर्थन हेमिस्फीयर पे बनते हैं कि साउथ हेमिस्फीयर पे बनते हैं? साउथर्न पे ज्यादा बनते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइक्लोनिक पीपीटी। साइक्लोनिक पीपीटी में होता क्या है देखो, सब पहले इसके गणित को समझो है क्या ये। पहली बात तो साउथ हेमिस्फीयर पे ज्यादातर बनते हैं। ये कॉर्नर मतलब क्या कहना चाह रहे हो सिसोदिया, बताइए मेरे को एक बार पहले। ये क्या कॉर्नर? कॉर्नर ऑफ ओशियंस। समुंदर के किनारे, कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं। कोस्टल एरिया जिनको बोलते हैं, इसलिए तुम्हारा रेनफॉल अधिक होती है ना। कोई ना कोई वाटर वेपर तो ओशियन से अर्थ पे आता ही रहता है। अब कृपया करके वापस यहां आ जाइए, साइक्लोनिक पीपीटी में आ जाइए। पहली बात तो साइक्लोन मोस्टली अक्कर ऑन ओशियन। ओशियन में क्या? साउथ हेमिस्फीयर पे ज्यादा, पर ओशियन पे कहीं भी बन सकते हैं। एकदम मैं इस बात के लिए क्लियर नहीं हूं। मोस्टली साउथर्न हेमिस्फीयर पे बनते हैं। मोस्टली क्या बनते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर पे बनते हैं। दूसरी बात, अक्कर ऑन ओशियंस। पहला पॉइंट क्लियर। तो इसमें जो होगी मोस्टली पीपीटी ऑन ओशियन सरफेस। मोस्टली पीपीटी ऑन ए ओशियन सरफेस। हेवी रेनफॉल, यहां तक कि बादल का फटना भी इसी का एग्जाम्पल है। बादल का फटना भी इसी का एग्जाम्पल है। क्लियर? हेवी रेनफॉल। बहुत रेयरेस्ट चांस होते हैं कि ग्राउंड सरफेस पे हो। अगर गलती से हो जाए तो अपने इसे कई सालों तक याद रखते हैं, केदारनाथ की फॉर्म में। केदारनाथ की फॉर्म में कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट, बादल का फटना। ये लो जी, ये एक तो अंग्रेज बहुत है यहां पर, क्लाउड
ब्रस्ट। क्लाउड ब्रस्ट उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया में ऐसे होने के चांसेस है, बहुत ही रेयरेस्ट होता क्यों है? देखो ये कब होता है, जब अपनी विंड की स्पीड मोर देन हो जाए 200 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स कन्वर्ट इनटू साइक्लोन। यही रीजन है कि अर्थ पे नहीं होता भाई। अर्थ पे जा सकती है क्या 200 से मोर देन? अर्थ पे क्या ये मोर देन 200 हो सकती है क्या? अर्थ पे क्या ये मोर देन 200 हो सकती है क्या? एनी हाउ नहीं हो सकती। कोई साइक्लोन यदि समुद्र से अर्थ पे आ भी रहा है, कल परसों ताउते आया था, तो समुद्र पे उसकी स्पीड मोर देन 200 थी जब तक वो साइक्लोन था। ग्राउंड सरफेस पे आते ही उसके आने वाले एब्स्ट्रक्शंस की वजह से स्पीड कम होनी हो गई। कम होनी क्या हो गई है? हो गई है। साउथ हेमिस्फीयर ब्रैकेट में लिखा है कि मोस्टली जो बनते हैं वो साउथ हेमिस्फीयर पे बनते हैं। मोस्टली जो बनते हैं, नॉर्थ पे भी बन सकते हैं, अर्थ पे भी बन सकते हैं, मोस्टली साउथ पे बनते हैं। जैसे कोई साइक्लोन अपना वहां से पहुंच के अर्थ पे आता है तो वहां से वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो साइक्लोन से नॉर्मल विंड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कहीं भी बन सकता है। केदारनाथ में बादल की फटने की घटना भी एक साइक्लोनिक पीपीटी था। हैवी रेनफॉल होती है, इतनी हैवी होती है क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, इतनी हैवी होती है क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है। बादल के फटने जैसी घटना यहां पर अपने को देखने को मिलती है। सेकेंड बात करते हैं कैसे बनाइए भाई। जैसे ही 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड हो जाएगी, जैसे ही 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड हो जाएगी, तो अपनी जो एयर है वो एक इस तरह की फॉर्मेट में रन करना स्टार्ट कर देगी। स्ट्रेट रन नहीं कर पाती है बहुत तेज स्पीड हो जाने की वजह से। हवा की स्पीड यदि बहुत तेज हो जाए तो वो स्ट्रेट रन नहीं कर पाती है, वो क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। क्या स्टार्ट कर देती है? वो क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ये साइक्लोन है। ये साइक्लोन पूरा है, हवा की स्पीड मोर देन 200 किलोमीटर पर आवर है। ये ऐसा पूरा गोला का गोला बना हुआ ही, राउंडेड पूरा का पूरा मास चारों साइड कहीं भी रन कर सकता है भाई। किस स्पीड से ये रन करता है? ये रन करता है 10 to 30 किलोमीटर पर आवर से। इसी तरह रन करता करता ये कभी कभी ग्राउंड पे पहुंच जाता है, समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। कल परसों तावते पहुंच गया था महाराष्ट्र, गुजरात। आने वाले दिन में एक आध और आ रहा है 27 तारीख को, बंगाल की खाड़ी से बंगाल में एंटर करने वाला है। कोई साइक्लोन है जो 10 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, उसमें हवा की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। हवा तो घूम रही है जो, लेकिन पूरा हवा का गोला जो आगे पीछे चल रहा है वो 10 से 30 किलोमीटर पर आवर है। वो 10 से 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें 2 जोन बन जाते हैं। बीच में एक देखो ऐसा जोन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये बिल्कुल शांत होता है, ये बिल्कुल शांत होता है। इसका अपना एक डायमीटर होता है 10 to 50 किलोमीटर का, 10 से 50 किलोमीटर का डाया होता है। इसे कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की आंख। आई ऑफ साइक्लोन जो होता है 2 पार्ट में बंट गया, एक आई ऑफ साइक्लोन और दूसरा आउटर ऑफ साइक्लोन। दूसरा क्या बन गया है? आउटर ऑफ साइक्लोन। आउटर ऑफ साइक्लोन में तेज तेज हवाएं चल रही है, इसलिए यह है हाई प्रेशर जोन। ये कैसा है? हाई प्रेशर जोन। आई ऑफ साइक्लोन बिल्कुल शांत होता है, ये जो है बिल्कुल शांत रहता है। ये अपने आप में रहता है लो प्रेशर जोन। प्रेशर इसका रहता है लेस देन 915 मिली बार से भी कम।
इतना कम प्रेशर रहता है जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो गलती से गलती करके कोई क्लाउड, गलती से कोई क्लाउड यहां था, गलती से कोई क्लाउड यहां था और वो रन करके यहां आ गया, क्या होगा? गलती से कोई क्लाउड यहां था, पहली बात तो वो क्लाउड यदि 200 की स्पीड में घूम रहा था तब भी कुछ ना कुछ रेनफॉल कर रहा था। अगर कोई क्लाउड हाँ है तो यहां पर भी वो क्या कर रहा है? रेन तो कर रहा है, क्योंकि इतनी हाई स्पीड की वजह से वो अनबैलेंस है। और यहां आते ही तो वही आपका क्लाउड वापस क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। यहां आ गया तो वो क्लाउड क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। इसीलिए इससे हेवी रेनफॉल होती है। स्पीड ज्यादा अपने ओशियंस पे पॉसिबल है, इसलिए ओशियंस पर ही बनता है। इसलिए क्या बनता है? ये ओशियंस पर ही बनता है। इसे कहते हैं साइक्लोनिक पीपीटी। क्या कहते हैं इसको? साइक्लोनिक पीपीटी। जस्ट इसके अपोजिट है एक एंटी साइक्लोनिक पीपीटी। जिसके जस्ट इसके अपोजिट कौन सी है? एक एंटी साइक्लोनिक पीपीटी। एंटी साइक्लोनिक पीपीटी। रीजन तो इसका भी वही है कि अपने को मिलने वाली विंड की स्पीड यदि हो जाए मोर देन 200 किलोमीटर पर आवर, होने वाली जो स्पीड है वो कितनी हो जाए? मोर देन 200 किलोमीटर पर आवर। ऐसे में यदि मैं बात करता हूं विंड स्पीड की, तो एंटी साइक्लोन जो अपना बनता है वो कैसे बनता है? उसमें हवाएं ऐसे घूमेगी, इस तरह घूमने की जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। अब ऐसे प्रॉपर डिसाइड इसको नहीं करेंगे अपने कि कौन सा साइक्लोन बनेगा, कौन सा एंटी साइक्लोन बनेगा, क्योंकि ये अपने लिए पार्ट नहीं, जियोग्राफ का पार्ट है। ये अपना पार्ट है ही नहीं, जियोग्राफ का पार्ट। इसके बीच में भी क्या बनेगा? आई ऑफ साइक्लोन। अब इसमें उल्टा होता है भाई, बीच में रहता है हाई प्रेशर, बाहर रहता है लो प्रेशर। हवाएं इसमें घूमती है, हवा इसकी क्या रहती है? अंदर रहती है, बाहर एकदम शांत रहता है, बाहर एकदम है शांत रहता है। धरती पर पहुंचने वाले मोस्टली यही होते हैं, धरती मोस्टली पहुंचने वाले यही होते हैं। बाहर एक शांत होगा, अंदर हवा घूमती रहेगी। बाहर बनेगा शांत जोन, अंदर बनेगा हाई प्रेशर जोन। कहां बनेगा हाई प्रेशर जोन? आई ऑफ साइक्लोन। यहां लो प्रेशर हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्रेशर? लेस देन 915 मिली बार। डाया ऑफ आई सेम का सेम वही रहेगा, इसका जो डाया है वो सेम ही रहेगा, 10 to 50 किलोमीटर। साइक्लोन के चारों साइड रन करने की स्पीड भी सेम ही रहेगी, 10 to 30 किलोमीटर पर आवर। रेनफॉल का होना, नेचर, बादल का फटना, वो सारी एक्टिविटी सेम वो की वही रहने वाली है। एक और होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। यदि इसकी स्पीड 0 हो जाए तो भाई ये यहीं रुक जाएगा 10 से 50 किलोमीटर की बाउंड्री में। यदि इसकी स्पीड 0 हो जाए तो यहीं 50 किलोमीटर की बाउंड्री में रुक जाएगा, जब तक सारे बादल खाली नहीं हो जाएंगे यहीं बरसता रहेगा, या ये वापस चलेगा नहीं। ऐसे को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। याद होगा 2 साल बाद पहले पटना वालों को, पटना में बाढ़ आई थी ना, उसी जगह पर 7 दिन तक बरसात हुई थी। एक साइक्लोन बना, ट्रॉपिकल साइक्लोन बन के वहीं रुक गया। जब तक वो क्लाउड की वेट बैलेंस नहीं हुआ तब तक वहां रेनफॉल करता रहा। यस, ये थे अपने वाई अक्कर पीपीटी के आने के रीजन, टाइप्स ऑफ पीपीटी। वाई अक्कर पीपीटी और टाइप्स ऑफ पीपीटी। अब 1 by 1 सबका स्क्रीनशॉट लेते हैं वापस अपने। यहां से थे ट्रिब्यूलेंस एसेंट से, वो था अपना 109। ट्रिब्यूलेंस एसेंट से पहले का स्क्रीनशॉट हो चुका था। जीरो स्पीड वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन हो जाएगा, नोट कर देंगे लास्ट में एक बार स्क्रीनशॉट आएगा जब।
फ्रिक्शन घर्षण एज किनारा, नेक्स्ट 11 12 13 नेक्स्ट टॉपिक कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा। जो अपने डाटा मार्केट में लाए हैं रिकॉर्ड करके, बना लो इसको आराम से। रेनफॉल करना है, ओके। ओके, कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा का मतलब है कि अपने जो साइट इंजीनियर है आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वो साइट इंजीनियर जो 10, 12, 15 स्टेशन से डाटा लेकर के आया है, क्या उनमें से कोई डाटा ऐसा तो नहीं है जो खराब है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाई प्रेशर की वैल्यू नहीं है कोई, कितना भी हो सकता है करंट बेटा, अलग अलग साइक्लोन में अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग साइक्लोन में अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। क्लियर? तो कंसिस्टेंसी का मतलब है यहां एक रिकॉर्ड की एक्यूरेसी चेक करना। कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल मीन्स चेक accuracy of
रेनफॉल डाटा और फाइंड आउट मिसिंग रेनफॉल डाटा। अगर कोई रेनफॉल डाटा मिस हो रखा है तो उसको फाइंड आउट करना, कंसिस्टेंसी को चेक करना। फॉलोइंग टू मेथड यूजेस फॉर कंसिस्टेंसी टू भी नहीं कह सकता मैं, फॉलोइंग 3 मेथड्स यूजेस फॉर। कौन कौन से 3 विधियां अपने काम में लेते हैं? नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। पहली लेते हैं अर्थमेटिकल मीन मेथड, दूसरी लेते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड, तीसरी लेते हैं डबल मास कर्व टेक्निक। ये दोनों जो काम में ली जाती है फॉर मिसिंग रेनफॉल डाटा, इसे अपने काम में लेते हैं फॉर चेक कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड। जो नोट करके अपने ले आए हैं, प्रीवियस स्लाइड पे आ जाइए, सुन लो इन दोनों स्लाइड को एक बार। क्या कहना चाह रहा है? टॉपिक है अपना कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा। करण, टॉपिक क्या है अपना? कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल। कंसिस्टेंसी का मीन्स ही क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल मीन्स चेक एक्यूरेसी ऑफ रेनफॉल। एक तो इसका अर्थ यह है कि जो भी डाटा आपने 15, 20, 50, 100 लेकर के आए हैं वो कितने सही है, उसकी एक्यूरेसी चेक करना। उसकी क्या चेक करना? एक्यूरेसी चेक करना। दूसरा, फाइंड आउट मिसिंग रेनफॉल डाटा, उसमें से मिसिंग रेनफॉल को फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना? उसमें मिसिंग रेनफॉल भी, कोई डाटा, कोई रेनवे स्टेशन खराब था, वहां का रिकॉर्ड है ही नहीं अपने पास, वो कैसे नोट करें? इसमें 3 मेथड्स अपने काम में लेते हैं, तीनों तरीकों को सेटिस्फाई करने के लिए 3 मेथड्स अपने काम में लेते हैं। पहला लेते हैं अपने अर्थमेटिकल मीन, दूसरा नॉर्मल रेशियो मेथड्स, दोनों के दोनों मिसिंग रेनफॉल के लिए है। और तीसरा है डबल मास कर्व, चेक कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड। किसके लिए? चेक कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड। कल अपने इन तीनों को 1 by 1 पढ़ेंगे। कल अपने तीनों को 1 by 1 पढ़ेंगे। यही अपना लास्ट टॉपिक भी है, सेकंड लास्ट टॉपिक भी है। एक अपने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ रेनफॉल हो रहा है इसी में, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ रेनफॉल हो रहा है इसी में। थैंक यू। नोट कर पाए? अंकित कुमार, ओके ओके। नोट कर रहे हो तो एक बार इसकी स्लाइड नंबरिंग मैं कर देता हूं। इसकी हो जाएगी 114 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 114 स्क्रीनशॉट लेने वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्लाइड नंबरिंग करने वाला नंबरिंग कर दीजिए। और ये लास्ट जो है अपनी हो जाएगी 115। लास्ट में तो कुछ भी नहीं है, 3 नेम लिखे हुए हैं, बस तीनों के कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा मेथड्स किसके लिए काम में लेते हैं। अब 110 नंबर स्लाइड जो मांग रहा है उससे तो मेरी कंप्लेन रहना वाजिबी है। ये है 110 नंबर, तो ये है 110 नंबर। चलो कल मिलते हैं फिर अपने इन तीनों मेथड्स को पढ़ने के लिए, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को पढ़ने के लिए, कुछ अलग रेनफॉल के 1-2 कर्व्स हैं उनको समझने के लिए। डन। ये लीजिए, नंबर भी आ गया आपका। थैंक यू एवरीबॉडी। समझ में आ रही है ना चीजें सारी? एकदम क्लियर।